आज बेटा हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। कल हमने बात की थी साइज की। मिडल ऑफ द सीरीज तक कम होता है, फिर कुछ एलिमेंट्स तक ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर एक्सेप्शनली लास्ट में जाके बढ़ जाता है। उसका रीज़न हमने किया कि मिडल तक तो नॉर्मल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम होता है। उसके बाद D6 ऑनवर्ड्स जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंपेंसेट करती हैं, उसके इफेक्ट को नलीफाई करती हैं, तो साइज कुछ हद तक सिमिलर रहता है। और लास्ट में जाते जाते जब D10 में बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं तो वो एक्सेप्शनली साइज बढ़ा देता है। क्योंकि ओवरऑल एक सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज एक दूसरे के 15% की रेंज में लाया करता है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ अलॉयज बनाते हैं। ईजिली एक दूसरे की लैटिस साइड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए बहुत अच्छे होमोजीनियस मिक्सचर अलॉयज बना लेते हैं। स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिटेन्ड रहती है और ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। ये बेटा कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, पर्टिकुलरली नॉट एफ, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने इन प्रॉपर्टीज को पढ़ा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है? यस सर। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और प्रॉपर्टीज को आज स्टडी करेंगे, जिसमें हम आयोनाइजेशन, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पैरेलली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें बेटा, नॉर्मली हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की कि पीरियड में जो है वो साइज बेटा कम होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मिडल ऑफ द सीरीज तक। तो मिडल ऑफ द सीरीज तक पहले आई जो है वो बढ़ेगी, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए, और फिर एंड में जाके आई जो है वो साइज बढ़ने से कम हो जानी चाहिए। बट यहाँ साइज के साथ, क्योंकि साइज का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का भी कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। और मोर ओवर साइज के साथ साथ आप सबको पता है +1 में आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उन सब चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम जिंक की बात करें, मैं बेटा पीसेस में ही आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा ताकि आप अपने पास नोट रख लेना। आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन ही आएगा पॉइंट एलिमेंट के ऊपर, कोई जनरल ट्रेंड नहीं, कोई एग्जैक्ट पूछने लगा, क्योंकि कोई जनरल ट्रेंड है भी नहीं। जिंक का साइज हमने पढ़ा था एक्सेप्शनली लार्ज है बेटा, लास्ट में जाके यस और नो बोल देना साथ साथ में। जिंक का साइज हमने यस पढ़ा था सर। एक्सेप्शनली लार्ज है बेटा, यस सर। बट इसकी आई जो जब हम बात करते हैं बेटा, वो अपने आप में लार्ज है। क्यों? क्योंकि 4s2 3d10 काफ़ी हद तक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और d में 10। और अगर आप सेकेंड आई की बात करें तो सेकेंड आई इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद ये d10 हो जाता है, विच इज़ हाईली स्टेबल। ऐसा मैंने आपको साथ डिस्कस किया था। अगर आप, ये भी 3d10 है, और जो क्यूप्रस आयन है ये भी 3d10 है, बट हमने पढ़ा था कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d9 बन जाता है क्यूप्रिक आयन।
बट जिंक नहीं बनता, तो वो आप उसको IE से रिलेट कर दोगे, आप बता सकते हो, बट वहाँ आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों की स्टेबल है, बट ये कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं होता 3D9 में। रीज़न इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था कि जिंक में जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ नहीं करेगा, जबकि क्यूप्रस आयन में अभी एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज़ कर सकता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा नहीं है। मैं साथ में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की भी बात कर रहा हूँ, और इन एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं बेटा, वो हम दो डिस्कस करते हैं। एक M2 पॉजिटिव स्लैश M वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि +2 इन एलिमेंट्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं साथ साथ में बेटा एक ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कॉन्सेप्ट उठा लूँ, क्योंकि चीज़ें रिलेटेड हैं तो इकट्ठे ही बताता जाऊँगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ट्रांजिशन स्टेट्स। जैसे अगर आप देखें तो जो आपके S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स होती हैं, बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। रीजन दिस इज बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑफ NS एंड N-1D इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस हिसाब से इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो +2 होनी चाहिए, और वो है भी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो NS ऑल्दो 0 to 2 है, कई केसेस में NS1 भी है और NS0 भी है, बट मैक्सिमम केसेस में NS2 है। तो NS2 होने के कारण वो दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, बट उनके साथ साथ N-1D वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट NS वालों के जितनी ही है। तो इसलिए बेटा जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज +2। क्योंकि 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम। रीजन, क्योंकि स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d1 है, so it has basically 3 electrons more than the nearest noble gas configuration argon। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है, और आर्गन का 18 है। तो ये क्या करता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पीछे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एक्स्ट्रा होता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये इसको भी साथ में ही लूज कर देता है, और ये सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3। ये वैरायटी भी नहीं शो करता और +2 भी नहीं शो करता, इसकी एक ही फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +3। सो स्कैंडियम शोज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको आंसर देना आना चाहिए। पता चल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे,
with increase in number of unpaired electrons, basically the variety in oxidation states increases. For example, manganese, it shows maximum variety of oxidation states. रीजन, जो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बेटा 4s2 3d5। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3d के पांचों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मैक्सिमम, ये +2 से रेंज करता हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट्स +7 तक रेंज शो करता है। जब मैंगनीज के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो जो उन इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जो पेयरिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए इसके मिडल ऑफ द सीरीज तक वैरायटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती है, फिर उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है। जिंक जो है also shows a fixed oxidation state of +2 and hence doesn't exhibit variable oxidation states। वो हमने रीजन पढ़ लिया है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, क्योंकि उसके बाद वो D10 क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं और कोई शो करता। तो दो एलिमेंट हैं जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक आपका स्कैंडियम है और एक आपका जिंक है, और दोनों की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग हैं। जिंक की +2 है, स्कैंडियम की +3 है। बाकी सारे वैरायटी शो करेंगे और मैंगनीज जो है वो मैक्सिमम वैरायटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब बेटा एक तो हम EM2 पॉजिटिव/M ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं E सर नॉट। हाँ जी बेटा। सर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है, उसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे शो करनी चाहिए मैक्सिमम वैरायटी। नहीं तो, अरे नहीं, 4s के 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ इसके 5 हैं, तो 5 और 2 7। ये जो है ये आपका 5 और 1, 6 बनने। तो ये +2 से +6 तक की वैरायटी शो करता है। रादर ये +2 तो शो ही नहीं करता, +3 से स्टार्ट करता है ये, और इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा कॉमन है क्रोमियम की। ठीक है, तो वैरायटी ज़्यादा किसकी हुई, मैंगनीज की हुई, हाँ या ना। यस सर। तो जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं बेटा, मैं चीज़ों को अभी इकट्ठे करवा रहा हूँ, 2-3 पेज हैं ये पूरे एनसीईआरटी के, तो ये ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, ये हो सकता है कल तक जाए, तो आप सुनते जाओ, काफ़ी पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे आते जाएंगे आपके सामने। क्रोमियम भी मैंने उठाना है, इसके बारे में हम स्पेसिफिक बात बाद में करेंगे। इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये इसकी बहुत स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +3 में हम इसको बोलते हैं कि ये बेसिकली 4s वाला 1 जाएगा, D के 2 जाएंगे, तो ये 3d3 हो जाता है। अब 3d3 में ऐसा क्या खास है कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, समझ रहे हो बात को। तो यस सर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो
हमने ये दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की भी बात करनी है बेटा. अब डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन टॉक अबाउट दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. नॉर्मली जब हम E0 M2 पॉजिटिव स्लैश M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो सारे एलिमेंट्स का ये वाला पोटेंशियल माइनस में है एक्सेप्ट फॉर कॉपर. कॉपर का जो E0 Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये प्लस 0.34 वोल्ट है. एक कॉपर का ये पॉजिटिव में है, बाकी सब का ये नेगेटिव में है. तो कॉपर का ये पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है? इट शोज बेसिकली the inability of copper to liberate hydrogen gas from acid solutions. अगर पेपर में आपसे ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ भी पेपर में आ सकता है और सब कुछ आ सकता है. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड सॉल्यूशंस, आप उसका रीजन उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सकते हो. अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताओ. इसका मतलब यही है कि कॉपर 2 पॉजिटिव बड़ा रेडली कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है. आया ना बच्चे? यस सर. इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कॉपर 2 पॉजिटिव बड़ी जल्दी रिड्यूस हो जाता है. तो उसको हम बेटा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो दो चीजें हैं. एक है कॉपर से जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा तो बेटा इसमें आप ध्यान से सोचो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होंगे. बात को समझते जाना. कॉपर सॉलिड से जब ये कॉपर एक्वस फॉर्म में आएगा बेटा, तो आप सबको पता है कि कोई भी मेटल पहले तो इलेक्ट्रॉन लूज करता नहीं है सॉलिड फॉर्म में, वो उससे पहले किस में जाता है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में. हाँ या ना बेटा? यस सर. तो यहाँ जो है वो सब्लिमेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो इन्वॉल्व होती है. हाँ या ना बच्चे? इसको हम सब्लिमेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. और ये लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है. हमें पता है ना, ये ट्रांजिशन मेटल्स में हमने कल भी पढ़ा था, इनकी हाई है बिकॉज ये स्मॉल इन साइज हैं. और उसके बाद बेटा फर्स्ट IE इन्वॉल्व होगी. हाँ या ना? पॉजिटिव वैल्यू होगी, कॉपर 1+ बनेगा. फिर सेकेंड IE इन्वॉल्व होगी, वो भी पॉजिटिव में होगी. आया ना बच्चे? कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा. और फिर वो कॉपर 2 पॉजिटिव जब एक्वस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आयन ऐसे हवा में नहीं बन जाता, मीडियम उसको स्टेबलाइज करता है तभी बनता है. तो इस दौरान उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी जब वो हाइड्रेट होगा बाय द मीडियम वाटर, उसके अराउंड एक लेयर बना लेगा. तो इस दौरान हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है जो कि एनर्जी रिलीज होती है. बात फॉलो कर रहे हो बच्चे कि नहीं? यस सर. तो बेटा देखो कितने सारे एनर्जी चेंजेस इसमें इन्वॉल्व हैं. अब एक सिंगल एनर्जी चेंज तो है नहीं, देयर आर मैनी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ओवर हियर. ओवरऑल आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगी? नेट एंथैल्पी चेंज पे. बेसिकली जो Cu2+ है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, बट ये हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी 1, 2 और ये 3 इतनी पॉजिटिव वैल्यूज को कंपेंसेट नहीं कर पाती. बात फॉलो कर रहे हो बेटा?
Yes, sir. Large hydration enthalpy of cupric ion cannot compensate the sum of large sublimation enthalpy and the first two IEs. बात फॉलो कर रहे हो? That is why cupric ion is not stable as compared to copper in solution, and hence it readily gets reduced. बात पल्ले पड़ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So this is the reason why electrode potential for copper is positive and why it cannot liberate hydrogen gas from acid solutions. अब इसी से मिलता जुलता बेटा एक और क्वेश्चन है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो क्यूप्रस आयन है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एक्वस सॉल्यूशन में और वो क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और उसका क्यूप्रिक आयन में कन्वर्ट हो जाना ये प्रूव करता है कि क्यूप्रिक आयन ज़्यादा स्टेबल है क्यूप्रस आयन के मुकाबले। अभी मैंने पीछे एक स्टेटमेंट लिखी थी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इमेज आ गई है, आप वहां पढ़ भी सकते हो कि क्यूप्रिक आयन इज लेस स्टेबल एंड रेडली गेट्स रिड्यूस्ड, बट वहां मैंने लिखा है एज कंपेयर टू कॉपर। यहां हम बोल रहे हैं कि क्यूप्रिक आयन जो है is more stable in aqueous solution as compared to cuprous ion because the high hydration enthalpy of cupric ion more than compensates the second IE of copper,
बेटा ध्यान से देखो, जब क्यूप्रस से क्यूप्रिक बनना है, जब क्यूप्रस से क्यूप्रिक बनना है, तो यहाँ ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, यहाँ कोई ये गैस फॉर्म में नहीं है कि मुझे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी की जरूरत है, और फर्स्ट आईई की भी जरूरत नहीं है, वो तो रिलीज हो चुकी है। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? 2 स्टेप्स हैं। एक आपकी IE2 इन्वॉल्व है, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। समझ रहे हो बेटा? जिससे आपका क्यूप्रस आयन किस में कन्वर्ट होगा? बोलो, क्यूप्रिक में। और दूसरा फिर वो हाइड्रेशन होके स्टेबलाइज होगा, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी विच विल बी हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो सेकेंड आईई है उस अकेले को ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेंसेट कर देती है, इसलिए क्यूप्रस आयन के मुकाबले क्यूप्रिक आयन जो है वो मोर स्टेबल है। बात फॉलो कर रहे हो बच्चे? हाँ या ना बेटा? सर सर हाँ, बट क्यूप्रिक क्यूप्रिक आयन की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है सर, वो इतनी ज्यादा थोड़ी होनी चाहिए, बिकॉज क्यूप्रस आयन भी तो हाइड्रेटेड फॉर्म में था। बट बेटा क्यूप्रिक आयन की इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि लार्जर द साइज, सॉरी ग्रेटर द चार्ज। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो साइज छोटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा? मुझे ये बताओ। छोटा हो जाएगा सर। तो ग्रेटर द चार्ज and smaller the size, more is the hydration enthalpy. और ये क्यों होता है ये आपको पता है? तो एक तो इसका साइज भी कम हो गया और दूसरा चार्ज भी बढ़ गया, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो इसको कंपेंसेट कर देगी, तो इसकी फॉर्मेशन फेवरेबल है। क्यूप्रिक आयन की फॉर्मेशन फेवरेबल है एज कंपेयर टू क्यूप्रस, बट व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट क्यूप्रिक आयन फॉर्मेशन एज कंपेयर टू कॉपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, उसको कंपेंसेट नहीं कर पाती हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसलिए कॉपर के मुकाबले क्यूप्रिक की फॉर्मेशन उतनी फेवरेबल नहीं है जितनी क्यूप्रस के मुकाबले क्यूप्रिक की फेवरेबल है। बात पल्ले पड़ी बच्चे? यस सर। Yes, sir. तो पेपर में बड़ा सोच समझ के आपने आंसर देना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किस चीज का कंपैरिजन पूछा है। एक जगह आपने बोलना है हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेंसेट करती है सेकेंड आईई को, और एक जगह आपने बोलना है हाइड्रेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और फर्स्ट 2 आईईज को कंपेंसेट नहीं करती है। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? Yes, sir. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें अगर हम, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit their higher oxidation states in their oxides and fluorides। इसका कोई रीजन दे सकते हो बेटा? Why? Sir, because oxides and both oxygen and fluorine are among the most electronegative elements in the periodic table, and they are they have very strong electron withdrawing effect. That's why उनकी oxidation state higher होगी.
Yes, because fluorine and oxygen are highly इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जितना कोई एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप किसी से बॉन्ड करोगे, दूसरे की उतनी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो हम बोलें या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is shown in their oxides rather fluorides। देखो दोनों स्टेटमेंट मिलती जुलती भी हैं और कितनी अलग हैं। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मैं मैंगनीज की बात कर रहा था, तो मैंगनीज का जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ शो करता है। आपने मैंगनीज का +7 का एग्जाम्पल MnO4 नेगेटिव या +6 का एग्जाम्पल MnO4 2 नेगेटिव पर मैंगनेट आयंस में देखा है। आपने MnF7 का एग्जाम्पल कभी नहीं सुना होगा, नहीं ना सुना? यस सर। ये ज्यादा आपने देखे हैं। आप क्रोमियम देख लो, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है। Cr2O3 +6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर यहाँ पे CrO3 जो है, ये क्रोमियम यहाँ पे अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा ऑक्सीजन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी से क्या फर्क पड़ेगा बेटा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? कि जो काम 4 ऑक्सीजन कर सकते हैं वो 7 फ्लोरीन को करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो MnO4 नेगेटिव का अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखें, मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अगर आप हाइब्रिड बना देंगे तो चारों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड है। हाँ या ना बेटा? आप Cr2O7 2 नेगेटिव देख लें, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा बेटा? बीच वाला भी मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, तभी वो ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ या नहीं? यस सर। तो ये ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी है ना कि अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो एक ऑक्सीजन के कारण क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। इसके कारण भी जो क्रोमियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, और इन दोनों के रिस्पेक्टिवली वो +1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो +6 शो कर देता है। यही अगर फ्लोरीन के साथ करना हो तो 6 फ्लोरीन चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? यस सर। क्या फ्लोरीन बीच में ब्रिज की तरह एक्ट कर सकता है? यहाँ जहाँ जैसे ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है, यहाँ फ्लोरीन का मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है? तो ये ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए ऑक्साइड्स में ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ क्यों करते हैं, तो उसका रीजन तो है कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
बट फ्लोरीन के मुकाबले ऑक्सीजन के साथ वो ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। वो रीजन है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इज इट क्लियर पुत्र? सर हाँ जी। सर फिर जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ सर क्यों नहीं बनाते ट्रांजिशन एलिमेंट्स बॉन्ड? कैसे? सर जो नाइट्रोजन है वो तो तीन तीन बना सकते हैं ना बॉन्ड, ऑक्सीजन से दो ही बना रहे हैं। बेटा और नाइट्रोजन 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। नाइट्रोजन इज नॉट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। जो नाइट्रोजन है वो काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो उतना ज्यादा नहीं है जितना ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तभी तो हमने पहले बोला कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स किनके साथ ज्यादा शो करते हैं, ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ही। ये मेटल्स का साइज छोटा है ना बेटा, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते है, मेटल्स हैं बट इनका साइज अल्कली मेटल्स के मुकाबले छोटा है। अल्कली मेटल्स में भी तो नाइट्रोजन के साथ सिर्फ आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम ही नाइट्राइड बनाते हैं या लिथियम। रीजन ये है कि नाइट्रोजन अपने आप में भी तो स्टेबल है ना बेटा, इट इज क्वाइट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। यस और नो? यस सर। बिकॉज ऑफ समझ में आ रही है बात? तो नाइट्रोजन से इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके सर। गुड क्वेश्चन, बट मुझे उम्मीद है आपको आंसर भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। सो 2 मिनट रह गए हैं बेटा, राधा 2 मिनट से कम ही है। मैं आपको दोबारा इनवाइट सेंड कर रहा हूँ, 5-10 मिनट हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इन्हीं चीज़ों का।